गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर केमिस्ट्री का चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस विल बी योर लेसन नंबर 6, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। चैप्टर काफ़ी फैमिलियर है आपसे, क्योंकि आपने 9वीं में 10वीं में इनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ली। जैसा आप जानते हैं कि जॉन डाल्टन ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें परमाणु संरचना के बारे में बताया। सर जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट to tell you about that all the matters are composed of tiny particles which are called as what is called as atom। ठीक, इस एटम के जो कॉन्सेप्ट थे वो अब हम जानते हैं पूरी तरीके से कि एटम जो है वो कंपोज्ड ऑफ होता है 3 फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु जो है वो 3 छोटे कणों से या उनके पर्टिकुलर कण में से बना है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। So atom is composed of 3 fundamental particles which are called as electron, proton and neutron। तो इस बात की शुरुआत हुई एक प्रयोग से, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं, या हिंदी में हम इसे विसर्जन नलिका का नाम देते हैं। ये नलिका जो थी वो दोनों तरफ से बंद थी और इसमें हाइड्रोजन की गैस थी। 2 तरफ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और इन्हें बाहर से कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया। जब ये प्रयोग हो रहा था तो हाइड्रोजन की गैस, क्योंकि सबसे हल्की गैस थी, तो वो अपनी कुछ चीज़ों को दर्शाए। जैसे कि जब उनके पास पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड की बात हुई, तो नेगेटिव साइड से कुछ किरणें निकल कर आ रही थी, कुछ रेज निकल रही थी, और ये रेज छोटे छोटे कणों से मिलके बनी। क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रही थी, इसलिए उसका नाम दिया गया कैथोड रे, और इन कणों को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से दूसरी तरफ से डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ रेस आती हुई नजर आ रही थी, पर वो बहुत क्लियरली नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर एक जाली लगाई गई, एक परफोरेशन लगाया गया, और इस परफोरेशन के माध्यम से जब देखा गया तो कुछ रेस इससे निकल रही थी, और ये रेस भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ कणों से मिलके बने। क्योंकि ये एनोड साइड से निकल के आ रही थी, इसलिए इनका नाम दिया गया एनोड रेस। एनोड रेस को हम लोग कैनाल रेस भी कहते हैं, क्योंकि ये परफोरेशन के थ्रू निकलती हैं, और जो धनात्मक कण जो इनकी तरफ पाए गए वो कहे गए हमारे लिए प्रोटॉन। तो इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चला। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बताने वाले विलियम क्रुक थे, पर वो कई सारी उनकी परिकल्पना गलत निकली, कई सारी बातें उनकी सिद्ध नहीं हो पाई। इस वजह से जो दूसरे वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था जे थॉमसन, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और इन नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाद में ई गोल्डस्टाइन ने कैथोड रे और प्रोटॉन का आविष्कार किया था, और काफ़ी बार न्यूट्रॉन कण के बारे में पता चला, जिसे चैडविक ने किया था। तो इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कई जगह पे काम आता है, जो कई तरह के उसके गुणों के बारे में बताते हैं। जैसे कि जब इसके पास कुछ अलग से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में
इलेक्ट्रॉन के से निकलने वाली जो कैथोड रे थी वो सारी की सारी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जुड़ गई और प्रोटॉन्स जो थे वो नेगेटिव टर्मिनल। इससे ये बात पता चलती है कि उनमें इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पाया जाता है, उनमें विद्युत गुण पाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे चुंबक लगाया गया और इसमें देखा गया कि चुंबक से भी ये आकर्षित होती है, मतलब मैग्नेट से भी ये आकर्षित होती हैं, तो उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखा गया। तीसरी बात, यदि यहाँ पे इनके रास्ते पर एक हल्का सा पंखा लगा दिया जाए तो ये पंखा भी रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है, तो इसका मतलब उनमें मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा भी व्याप्त थी। तो इस तरीके से इनके गुणों के बारे में यदि बात की जाए तो कैथोड किरणों में लंबवत होने पर वो हमेशा ये बताते हैं कि वो एकदम सीधे चलते हैं। सीधे चलने की वजह से कोई भी अपारदर्शी वस्तु, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट को यदि इसके रास्ते पे रखा जाए तो उसका जो छाया है, उसका जो शैडो है वो दूसरी तरफ बनता है। इससे ये पता चलता है कि वो एक सरल सीधी रेखा पे, स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करते हैं। फिर जब वो उसे चलाने लगता है तो पता चलता है कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी भी है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा भी पाई जाती है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से वो आकर्षित होता है, इसलिए ये पता चलता है कि उनमें अट्रैक्शन भी होता है। तो कुल मिला के इनके एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्हें बहुत सारी चीज़ों का मान पता चला। बट एट लास्ट न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई सर जेम्स चैडविक ने 1932 में, तो हमें ये बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से पता चला था। तो इस गुण के कारण एक तीसरा कण के बारे में भी हमें पता चला, जिस कण का नाम था न्यूट्रॉन। तो इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास परमाणु संरचना में तीन चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होते हैं, मतलब ऋणात्मक होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं। और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब ना तो वो पॉजिटिव होते हैं और ना ही वो नेगेटिव होते हैं। इस आधार पर जब हम बात करते हैं तो किसी भी परमाणु या किसी भी एटम के अंदर ये देखा गया है कि उसके नाभिक में, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और ऑर्बिट्स में, मतलब डिफरेंट ऑर्बिट्स या कक्ष में कुछ इलेक्ट्रॉन व्याप्त होते हैं जो निश्चित संख्या में होते हैं, जिसको हमने 9वीं क्लास में बोर-बरी स्कीम में पढ़ा था कि हर परमाणु के अंदर कुछ निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स निश्चित मात्रा में अपने कक्ष पर घूमते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहरी कक्ष में होते हैं, आउटर ऑर्बिट्स में होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव पार्टिकल है, और यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मान जो है, आवेश जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में लिया जाता है। जितना चार्ज, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन का भी होता है। बस फर्क इतना होता है कि एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसका मान 0 लिया जाता है। अब यदि हम इनके द्रव्यमान या भार की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो लगभग भार होता है वो है 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। फिर यदि हम प्रोटॉन के भार की बात करें तो वो 1.6 × 10⁻27 kg, और जितना भार प्रोटॉन का होता है उतना ही न्यूट्रॉन का पाया जाता है। तो इस आधार पर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मानों के बारे में पता चला, उनके आवेशों के बारे में पता चला और उनके द्रव्यमान के बारे में पता चला। इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉन की संख्या के मदद से हम दो खास चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं परमाणु संख्या, और
नंबर को हम कहते हैं परमाणु भार। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जितने किसी परमाणु में, जितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और उस संख्या को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर, क्योंकि वो मास की बात कर रहा है जो कि उसके नाभिक में केंद्रित होता है, मतलब न्यूक्लियस में कन्फाइंड होता है या स्टोर्ड होता है, इस वजह से मास नंबर को हम दर्शाते हैं दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर। तो बेसिकली जब आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉनों को विभाजित करने के लिए, इनके इलेक्ट्रॉन्स को बाइफरकेट करने के लिए कि किस तरह से कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसके लिए हमें उनके एटॉमिक नंबर को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर वो नंबर है जो ये बताता है कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम जब इनमें क्रमशः बांटते हैं तो वो कहलाया जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपके किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, उस आधार पर आप उसकी रासायनिक गुणों के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान पाते हैं और बता पाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करके समाप्त करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करें आप, बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं मार्केट में, आप खरीदें उसे और एक एक रीडिंग करना चालू करें, क्योंकि हर टॉपिक से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से पहला लेसन आपके क्वार्टरली एग्जाम्स में आना है।